हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर नंबर 1, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम देख के आपको क्या समझ आ रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी का इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो आप सही हैं बिल्कुल। इस चैप्टर के अंदर हम समझने वाले हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है, क्यों हम इसे पढ़ते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल थ्योरी की एंड ऑल दैट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, क्या ह्यूमन बींग्स दूसरी चीज़ों से अलग है? ऑफ कोर्स अलग है। किस तरीके से अलग है वो हम देख लेते हैं। तो ह्यूमन बींग्स और दूसरी स्पीशीज़ से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स पोजेस रीज़न, यानी कि कोई भी एक्शन उन्होंने लिया, कुछ भी उन्होंने किया तो उसका उनके पास एक रीज़न होता है। सेकेंडली, वो अपने एक्शंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि वो सोच विचार करके ही एक्शन लेते हैं। उनके अंदर सोचने समझने की एबिलिटी होती है। दूसरे स्पीशीज़ अपने थॉट्स को, अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, वो अपने आइडियाज़ को नहीं शेयर कर सकते। ठीक है, वो ये नहीं बता सकते क्या उन्हें अच्छा लगता है, क्या उनके लिए डिज़ायरेबल है, वो नहीं डिस्कस कर सकते इन चीज़ों को, जबकि ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं। अब पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम ऐसे क्वेश्चंस को समझने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस को एनालाइज करने वाले हैं कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, हमें गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है, कौन सी बेस्ट फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, क्या लॉज हमारी फ्रीडम को लिमिट करते हैं, स्टेट की जिम्मेवारी क्या होती है उसके सिटीजन्स के प्रति, एक सिटीजन की दूसरे सिटीजन के प्रति क्या जिम्मेवारी होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। इस पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है। अब पॉलिटिकल थ्योरी ये भी देखती है कि जो स्कूल, शॉप्स, बसेस, ट्रेन्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जहाँ पर हम रोज़ाना जाते हैं, इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर फ्रीडम, इक्वालिटी जैसी टर्म्स किस हद तक फॉलो होती हैं, क्या हमें फ्रीडम और इक्वालिटी सही में मिल भी रही है। तो पॉलिटिकल थ्योरी ये देखती है कि ये जो पॉलिटिकल टर्म्स है जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, इनकी डेफिनेशंस एडिक्वेट है, सफिशिएंट है, और गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिसी, प्रैक्टिसेस के अंदर हमें क्या मॉडिफिकेशंस लानी चाहिए कि हमारा सिस्टम, हमारी सोसाइटी और ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो सके। तो ये भी पॉलिटिकल थ्योरी का एक कंसर्न होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? नेता लोग, ऑफ कोर्स। तो पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पावर, यानी कि पावर को समझना इज पॉलिटिक्स, और पावर के लिए संघर्ष करना इज ऑल्सो पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एक बहुत ज़रूरी और एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारी सोसाइटी का। कोई भी सोसाइटी बिना किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिना किसी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बॉडी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हमारी सोसाइटी में धीरे धीरे बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आए हैं जो कि लोगों की हेल्प करते हैं उनकी नीड्स और एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये बहुत सारे तरीक़ों से लोगों को इकट्ठा रहने में हेल्प करते हैं, और उनकी एक दूसरे के प्रति क्या जिम्मेवारी है वो भी ये बताते हैं लोगों को। गवर्नमेंट कैसे बनती है, गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं, ये पॉलिटिक्स का मेन कंसर्न होता है, मेन फोकस होता है। पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नमेंट तक ही कन्फाइंड नहीं है। भाई, गवर्नमेंट को हम इतना ज़्यादा क्यों पढ़ने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर रोज़ाना इतनी डिबेट क्यों होती है? क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली हम लोगों की लाइफ्स को अफेक्ट करती है बहुत अलग अलग वेज में। जैसे कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है, फॉरेन पॉलिसी बनाती है, एजुकेशनल पॉलिसी बनाती है, ताकि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सके। ठीक है, ताकि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सके एक अच्छे स्कूल में जाने की, एक अच्छी जॉब हम पा सके, एक डिसेंट सी जॉब हमें मिल जाए। तो इसी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर रोज़ इतनी डिबेट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो डायरेक्टली हम लोगों की लाइफ को अफेक्ट करती हैं। ये जो पॉलिसीज़ हैं ये हम लोगों की लाइफ को बेटर कर सकती हैं। साथ ही साथ अगर एक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट या करप्ट हो तो ये पॉलिसीज़, ये गवर्नमेंट हम लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के एक्शंस हम लोगों को डीपली अफेक्ट करते हैं। ठीक है,
वी टेक लाइवली इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट्स डू। इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है उन मुद्दों में। हम एसोसिएशंस बनाते हैं, हम कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि गवर्नमेंट हमारी डिमांड सुने। जैसे कि अभी किसान आंदोलन हुआ था कुछ टाइम पहले, तो ऐसे कुछ एसोसिएशंस बनाई जाती हैं। हम बहुत सारे मुद्दों पे नेगोशिएट यानी कि डिबेट और डिस्कशन करते हैं एक दूसरे के साथ कि गवर्नमेंट सही कर रही है या नहीं कर रही है, उसे क्या करना चाहिए। इन टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट होती है। हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं जब गवर्नमेंट को हमें मनाना होता है कि गवर्नमेंट को अब ये लॉज हटा देने चाहिए, अबॉलिश कर देने चाहिए, तो हम प्रोटेस्ट करते हैं। अगर मैं सम अप करूं, पॉलिटिक्स कब अराइज होती है? जब लोगों के विचार मैच नहीं करते, अलग अलग होते हैं। जब लोग सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है लेकिन दूसरा पर्सन सोचता नहीं ये गलत है, तो उस टाइम पे पॉलिटिक्स उभर कर आती है, अराइज होती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं कुछ अच्छा सोच के, जबकि दूसरे लोगों को हो सकता है वो लॉज अच्छे न लगे। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक चीज़ अच्छी हो सकती है, साथ ही साथ दूसरे पर्सन के लिए वो अच्छी ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस टाइम पे पॉलिटिक्स अराइज होती है। हम लोगों की अलग अलग विजन्स की वजह से, अलग अलग सोच की वजह से पॉलिटिक्स अराइज होती है। इट इन्वॉल्व्स द मल्टीपल नेगोशिएशंस। पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन, बहुत ज़्यादा डिबेट और डिस्कशंस होती हैं। उसके बाद कहीं जाकर कलेक्टिव डिसीजंस लिए जाते हैं। एक लेवल पे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल कर रही है, हम ये देखते हैं। दूसरे लेवल पे हम देखते हैं कि लोग कैसे संघर्ष कर रहे हैं, क्या लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये हम दूसरे लेवल पे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर कुछ वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स हैं जिनसे लोग इंस्पायर होते हैं और उनके ऊपर ही बेस्ड पॉलिसीज़ बनती है। इसी वजह से हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी जैसे आइडियाज़ पॉलिटिकल थ्योरी में हमें पढ़ाए जाते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी को शेप करते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ ने ये जो प्रिंसिपल्स और ये जो वैल्यूज़ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर रखे हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन ने कर रखे हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये रात भर में नहीं आए, इन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। बहुत ज़्यादा पहले से ही डिबेट्स और डिस्कशन चलते आ रहे हैं इन वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किए गए हैं। जैसे कि कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, उस टाइम से लेके B.R. अम्बेडकर वाले टाइम तक, या फिर अभी भी बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती हैं इन वैल्यूज़ के ऊपर, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर। कौटिल्य, एरिस्टोटल, जीन जैक्विस रूसो, कार्ल मैक्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत ज़्यादा डिबेट करी है इन प्रिंसिपल्स, इन वैल्यूज़ के ऊपर। हम 5th सेंचुरी BC की अगर बात करें तो उस टाइम पे प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे लोग जो हैं वो अपने स्टूडेंट से पूछते थे क्या मोनार्की बेटर है या डेमोक्रेसी बेटर है। हमें लगता होगा कि आज के टाइम पे टीचर्स पूछती हैं कि मोनार्की बढ़िया है, ये पॉलिटिकल इश्यूज उस टाइम पे भी डिस्कस किए जाते थे। आज के टाइम पे रूसो जो थे उन्होंने सबसे पहले फ्रीडम को एज अ फंडामेंटल राइट बनाने की डिमांड करी थी, ठीक है। कार्ल मैक्स ने आर्ग्यू करा था कि इक्वालिटी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि फ्रीडम है। महात्मा गांधी ने फ्रीडम या फिर स्वराज का असली मतलब बताया था अपनी बुक हिंद स्वराज में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बताया, आर्ग्यू किया था कि शेड्यूल कास्ट को माइनॉरिटी कंसिडर करना चाहिए और उन्हें कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इन मुद्दों पे बहुत लंबे टाइम से डिबेट चलती हुई आ रही है और अभी भी चल रही है। ये जो आइडियाज़ हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आए, इक्वालिटी, फ्रीडम, ब्रदरहुड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमारे प्रेम्बल में भी फ्रीडम, इक्वालिटी जैसे आइडियाज़ मेंशन किए गए हैं। जो आपका चैप्टर है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम देखेंगे कि कैसे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया, कैसे गांधीयन प्रिंसिपल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एडप्ट किया गया, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स के साथ डील करती है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करते हैं, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वैल्यूज, जो चीज़ें लिखी हुई है उनको हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। जैसे गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, इनके अंदर जो जो वैल्यूज़ यूज़ हो रही है वो सारी पॉलिटिकल थ्योरी में हमें पढ़ाई जाती हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में।
ये जो है पॉलिटिकल थ्योरी, ये फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सो ऑन इन टर्म्स के मतलब को स्पेसिफाई करती है, क्लैरिफाई करती है, समझाती है. इट प्रोव्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स सच एज रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू एसेट्रा. ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू एसेट्रा इन इश्यूज की इम्पोर्टेंस बताती है कि भाई रूल ऑफ लॉ की क्या इम्पोर्टेंस है, पावर्स को क्यों सेपरेट करा गया है, जुडिशियल रिव्यू का क्या इम्पोर्टेंस है. तो इन टॉपिक्स की इम्पोर्टेंस को जो है पॉलिटिकल थ्योरी बताती है. रूसो और मार्क्स और गांधी ये पॉलिटिशियंस नहीं बने, फिर भी इनके जो आइडियाज़ हैं ये बहुत सारे पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस करते रहे हैं और करते रहेंगे. पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ऑल्सो रिफ्लेक्ट अपॉन आवर करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस. जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करते हैं वो लोग हमारे आज के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को भी समझने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर भी विचार करते हैं और देखते हैं कि टाइम के साथ साथ क्या नए नए चेंजेस आ सकते हैं हमारी पॉलिटिक्स के अंदर. ठीक है, तो ये भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो है एग्जामिन करते हैं. अब एक क्वेश्चन आता है, वाई दिस इज रेलिवेंट फॉर अस नाउ, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी क्यों हमारे लिए रेलिवेंट है, क्यों हमारे लिए योग्य है, क्यों हमारे लिए उचित है. तो देखो, इंडिया एक फ्री और इंडिपेंडेंट कंट्री है, फिर भी आज तक फ्रीडम, इक्वालिटी जैसे मुद्दों पर सवाल उठना बंद नहीं हुआ है, अभी भी सवाल उठता है. इसके 3 रीज़न हैं. पहला रीज़न क्या है, क्योंकि फ्रीडम, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी जैसे इश्यूज़ पे सवाल उठते ही उठते हैं. किसी भी सेक्शन में, सोशल लाइफ में इन मुद्दों के ऊपर सवाल उठना बिल्कुल जायज़ है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इक्वालिटी हमें मिली हुई है पॉलिटिकल स्फेयर में, पॉलिटिक्स में हम सभी को इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन क्या हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इक्वल है? क्या हम सभी का इकोनॉमिक कैपेसिटी इक्वल है? नहीं है. सोशल स्फेयर में क्या हम सबकी कास्ट के अकॉर्डिंगली हम इक्वल हैं? नहीं है. तो कोई भी परिवार, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली इक्वल हो एक दूसरे के साथ. ठीक है, तो इस वजह से इक्वालिटी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी इन मुद्दों के ऊपर सवाल उठते ही उठते हैं, चाहे इंडिया फ्री हो या इंडिपेंडेंट हो. ठीक है, इंडिया ही ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर ये सवाल उठते हैं, सब जगह ये सवाल उठते ही उठते हैं. लाइक पीपल मे एन्जॉय पॉलिटिकल राइट्स बट स्टिल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट सोशली बिकॉज ऑफ देयर कास्ट और पॉवर्टी. हो सकता है लोगों को पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए हैं और इक्वल भी हैं, फिर भी लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनकी कास्ट के बेसिस पे, पॉवर्टी के बेसिस पे. ठीक है, होते ही होते हैं लोग डिस्क्रिमिनेट. कुछ लोग जो हैं वो प्रिविलेज्ड होते हैं, उनको जन्म से ही कुछ प्रिविलेजेस मिले होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बेसिक नेसेसिटीज़ तक नसीब नहीं हो पाती. ठीक है, फॉर देम फ्रीडम इज स्टिल डिस्टेंट ड्रीम. उनके लिए फ्रीडम बहुत दूर है. ठीक है, उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि एक ऐसी सोसाइटी होगी जहाँ पर उन्हें फ्रीडम मिलेगी. ठीक है, क्योंकि उन्हें बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं मिल रही हैं, तो वो फ्रीडम के बारे में कैसे सोच सकते हैं. तो समझ में आया. तो मतलब सोसाइटी में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं जिनके वजह से ये क्वेश्चंस राइज होते ही होते हैं. अब सेकंड रीज़न क्या है ये क्वेश्चंस उठने का, दो फ्रीडम इज़ गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी एनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑल द टाइम. बेशक फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी कर रखे कि हम लोगों को फ्रीडम मिलेगी, लेकिन फिर भी हमें अलग अलग चैलेंजेस देखने को मिलते हैं टाइम के हिसाब से. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर continually being reinterpreted in response to new circumstances. जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अंदर कॉन्टीन्यूसली चेंजेस लाए जा रहे हैं टाइम के हिसाब से. जब नए नए चैलेंजेस आते हैं तो उनके अंदर चेंज लाए जा सकते हैं ताकि वो जो नए चैलेंज हैं उनके साथ डील की जा सके. फॉर एग्जाम्पल, राइट टू लाइफ हैज़ बीन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट्स. राइट टू लाइफ बाद में दिया गया है. ठीक है, उसके अंदर राइट टू लाइवलीहुड बाद में इंक्लूड करा गया है. राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन ग्रांटेड थ्रू अ न्यू लॉ. और जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो भी एक नए लॉ के थ्रू दोबारा से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करा गया है, पहले नहीं था. यानी कि टाइम के साथ साथ नए लॉज, नए राइट्स, नई नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि इंटरप्रेट करनी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टाइम के हिसाब से. तो उनसे पहले क्वेश्चंस उठते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आंसर देने के लिए ये नए लॉज, ये नए इंटरप्रिटेशंस करनी ही करनी पड़ती हैं. The fundamental rights expanded over time
थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के थ्रू और ज़्यादा बढ़े हैं टाइम के साथ साथ, विच आर डिज़ाइन टू एड्रेस द न्यू प्रॉब्लम्स, ताकि नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। तो नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू नए नए फंडामेंटल राइट्स लाए गए हैं। तीसरा रीज़न हम देखते हैं, एज आवर वर्ल्ड चेंजेस, जैसे जैसे दुनिया बदलती है हमें फ्रीडम की अलग अलग डायमेंशंस देखने को मिलते हैं, एज वेल एज न्यू थ्रेट्स टू फ्रीडम, और फ्रीडम के नए नए थ्रेट्स यानी कि खतरे देखने को मिलते हैं। किस किस तरीके की फ्रीडम हो सकती है हमें देखने को मिलती है, और क्या क्या खतरे हो सकते हैं फ्रीडम में वो हमें देखने को मिले हैं टाइम के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज मेकिंग इट ईजियर फॉर एक्टिविटीज़ टू नेटवर्क विद वन अनदर अक्रॉस द वर्ल्ड। अब जो ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई है इससे हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ट्राइबल कल्चर्स और फॉरेस्ट। जिससे क्या होता है, एक दूसरे के लोगों के कल्चर प्रिजर्व हो जाते हैं, हम इंटरेक्ट कर पाते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। साथ ही साथ इससे क्या होता है, जो टेररिस्ट हैं और जो क्रिमिनल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं नेटवर्क पे, है ना। यानी कि एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी है, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी है, यानी कि हर एक चीज़ के नए डायमेंशंस होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। As a result, questions are raised regarding how much freedom should be given to people using the net. तो ऐसे में सवाल उठता है कि नेटवर्क पे लोगों को किस हद तक फ्रीडम देनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस हद तक। पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। अब हम समझेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी को कैसे प्रैक्टिस में लाया जाता है, कैसे अपनाया जाता है प्रैक्टिकली। In the textbook, we confine ourselves to one aspect of political theory, that which deals with the origins, meaning and significance of political ideas that we are familiar with, such as freedom, equality, citizenship, justice, development, nationalism, secularism and so on. देखो हमारे टेक्स्ट बुक में हम सिर्फ इन शब्दों के मीनिंग, सिग्निफिकेंस इन तक ही कन्फाइंड रहते हैं, ठीक है। कभी भी हमने इन्हें प्रैक्टिकल करके नहीं देखा है, जबकि पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैव आस्क्ड व्हाट इज फ्रीडम और इक्वालिटी एंड प्रोवाइडेड डाइवर्स डेफिनेशंस। जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट कौन होते हैं, बेसिकली जो पॉलिटिकल थ्योरी को समझते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करते हैं, वो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट क्या करते हैं, इन फ्रीडम को प्रैक्टिकली अपना के देखते हैं और देखते हैं कि इस शब्द की, इस टर्म की क्या क्या अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। Unlike in mathematics, where there can be one definition of a triangle or square, we encounter many definitions of equality और freedom. मैथ्स में एक ट्रायंगल की, एक स्क्वायर की, एक रेक्टेंगल की एक ही डेफिनेशन हो सकती है। ट्रायंगल जो कि 3 साइड से मिलकर ऐसे बनता हो एक फिगर, एक ही डेफिनेशन होगी। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हर एक टर्म की बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इक्वालिटी। आपके लिए इक्वालिटी का मतलब हो सकता है कि हम सबके इक्वल मार्क्स आए हो सकता है मेरे लिए इक्वालिटी का मतलब कुछ और होता हो, सभी की इनकम सेम हो, क्या पता ये मेरे लिए इक्वालिटी का मतलब होता हो। तो हो सकता है एक टर्म का मतलब किसी के लिए कुछ हो और दूसरे के लिए कुछ और हो। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में इन टर्म्स का मतलब हर एक पर्सन के लिए डाइवर्स होता है और इसी वजह से बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं इन टर्म्स की। दिस इज बिकॉज टर्म्स लाइक इक्वालिटी कंसर्न आर रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बींग्स रैदर देन विद थिंग्स। क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये हम दूसरे ह्यूमन बींग्स के कंसर्न में प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसी वजह से लोगों की डेफिनेशन अलग अलग होती है। मैंने जो बताया वही है ये। ह्यूमन बींग्स अनलाइक थिंग्स हैव ओपिनियंस और इश्यूज लाइक इक्वालिटी। हर एक पर्सन की अलग सोच होती है इस टर्म के हिसाब से। यू मे हैव नोटिस दैट पीपल दैट ऑफन जंप द क्यू इन शॉप्स और डॉक्टर्स वेटिंग रूम्स और गवर्नमेंट ऑफिसेस। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है लाइन में खड़े होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में या फिर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट ले रखी होती है या दुकानों में। लेकिन हमने ये भी नोटिस कर रखा है कि बहुत सारे गरीब लोग वो दुकान पे नहीं जा सकते, वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो अपने गुड्स और सर्विसेज पाने के लिए पे कर सके, ठीक है। Thus you can see in that our ideas of equality is quite complex। तो आप देख सकते हो कितना कॉम्प्लेक्स है ये इक्वालिटी का मतलब, यानी कि हमें क्यूज़ में लगना पड़ रहा है लेकिन उसी टाइम पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इन क्यूज़ में लग ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते। So the reason we have many definitions is because the meaning of equality is dependent on the context। तो इक्वालिटी जैसे टर्म का या फिर इन टर्म्स का मतलब अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि ये उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है।
Political theorists clarify the meaning of political concept by looking at how they are understood and used in ordinary language. जो political theorist हैं वो इन political terms को समझते हैं, इनका मतलब समझते हैं. कैसे समझते हैं कि भाई प्रैक्टिकली ये कैसे फॉलो किए जाते हैं, लोग क्या समझते हैं इस टर्म से. तो इस हिसाब से वो अलग अलग डेफिनेशंस लेके आते हैं इन टर्म्स की. They also debate and examine the diverse meanings and opinions in systematic manner. वो डिबेट भी करते हैं मीनिंग्स के ऊपर कि भाई ये है तो क्यों है, ये नहीं है तो क्यों नहीं है. ठीक है, डिबेट भी होती है उनके बीच. साथ ही साथ वो इन सभी मीनिंग्स को एग्जामिन करते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में. ठीक है. As in the case of equality, so also in the case of other concepts such as freedom. ऐसा सिर्फ equality इस टर्म के केस में नहीं होता, सभी टर्म्स को ऐसे ही एग्जामिन किया जा सकता है और इन सभी टर्म्स का अलग अलग मतलब हो सकता है हम लोगों के ओपिनियन के हिसाब से. ठीक है, क्या पता आप सिटीजनशिप का मतलब कुछ और समझते हो और मैं कुछ और समझती हूँ, आपके लिए राइट्स कुछ और हो, मेरे लिए राइट्स कुछ और हो. ठीक है, आगे देखते हैं. डिबेट पॉसिबल मीनिंग्स एंड थ्रेश आउट पॉलिसी ऑप्शंस. तो इन मीनिंग्स के ऊपर कई बार डिबेट भी हो जाती है और पॉलिसीज़ बनाने में भी इन कंसेप्ट्स को ध्यान में रखा जाता है कि भाई ऐसा ना हो कि एक मतलब एक पर्सन के लिए, यानी कि उन्होंने एक पॉलिसी बना दी तो वो एक पर्सन सोचे कि हाँ ये तो मेरे हिसाब से बनी है, इक्वालिटी का मतलब तो यही है और यही इस हिसाब से उन्होंने लॉ बना दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. सब लोगों के हिसाब से उन्हें पॉलिसी बनानी चाहिए इन कंसेप्ट्स को ध्यान में रख के. किन्हें? पॉलिसी मेकर्स को. वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी. अब एक सवाल आता है कि हम ये पॉलिटिकल थ्योरी कर रहे हैं, हमें ये पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी क्यों चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिटिकल थ्योरी इज़ रेलिवेंट फॉर ऑल द अबव टारगेट ग्रुप्स. पॉलिटिकल थ्योरी सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हो या फिर कोई प्रोफेसर हो, कोई भी हो. ठीक है. As high school students, we may choose one of above professions in the future and so indirectly it is relevant for us even now. हमें बड़े हो गए कुछ ना कुछ काम करना है, कोई ना कोई प्रोफेशन चूज़ करना है, तो उनके अंदर ये कंसेप्ट आएंगे. ठीक है, या फिर हम एक पर्सन बनेंगे, एक सिटीज़न बनेंगे सबसे पहले तो हम सोचेंगे, हमारा अलग मतलब होगा. तो इस वजह से पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है. सेकेंडली, वी ऑल गोइंग टू बी सिटीजन्स एंटाइटल्ड टू वोट. हम सभी सिटीजन्स बनेंगे, हमें वोट करनी है बड़े होके. ठीक है, और दूसरे इश्यूज़ को डिसाइड करना है. ठीक है, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से एक्ट करने के लिए बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है पॉलिटिकल आइडियाज़ की और इन इंस्टीट्यूशंस की. ठीक है, इसी वजह से हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है. थर्डली, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट इशूज़ इन आवर लाइफ्स. ठीक है, फ्रीडम, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म सिर्फ यही इश्यूज़ नहीं होती हमारी लाइफ में. हमें बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ सकती है हमारी फैमिलीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सो ऑन, बहुत सारी जगहों पे. ठीक है, इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है, encourages us to do is examine our ideas and feelings about political things. अब पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने से क्या होगा, हमारे आसपास जो भी चीज़ हो रही है, जो भी पॉलिटिकल थिंग्स हो रही है, हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि भाई गवर्नमेंट ये लॉ लेके आ रही है, क्या ये हमारे राइट्स को वॉयलेट तो नहीं कर रहा है. पहले हमें राइट्स का मतलब पता चलेगा, जब भी तो हम ये समझ पाएंगे कि गवर्नमेंट सही स्टेप्स ले रही है, हमारे राइट्स वॉयलेट तो नहीं हो रहे हैं. ठीक है, तो समझ में आया. इन रीजंस की वजह से हम पॉलिटिकल थ्योरी स्टडी करते हैं. फाइनली, एज स्टूडेंट्स वी इन्जॉय डिबेट्स. तो स्टूडेंट्स के तौर पर हम बहुत सारी डिबेट्स इन्जॉय करते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन इन्जॉय करते हैं. वी हैव ओपिनियन अबाउट व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग. हम सबके अलग अलग सोच हैं. हम हो सकता है एक पर्सन सोचता है कि ये पर्टिकुलर इशू सही है, कोई पर्सन सोचता है नहीं ये तो गलत है. ठीक है, किसी को लगता है हाँ ये जस्ट है और किसी को लगता होगा नहीं ये अनजस्ट है. ठीक है, बट डू नॉट नो वेदर दे आर रीजनेबल और नॉट. लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये चीज़ रीजनेबल, लॉजिकल है भी या नहीं. यानी कि हम सभी लोगों की अलग अलग सोच होती है, इसी वजह से हम डिबेट्स करते हैं. पॉलिटिकल थ्योरी एक्सपोजेस अस टू सिस्टमैटिक थिंकिंग ऑन जस्टिस और इक्वालिटी. पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने से क्या होता है, हमारे अंदर एक थिंकिंग डेवलप होती है कि क्या हमें इस चीज़ से जस्टिस मिल रही है, क्या हमारी जस्टिस, इक्वालिटी, ये चीज़ कहीं ना कहीं वॉयलेट तो नहीं हो रही है. ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने से हम लोग इन टॉपिक्स के ऊपर थिंक कर पाते हैं, सो दैट वी कैन पॉलिश और ओपिनियंस एंड
आर्ग्यू इन एन इन्फॉर्म्ड मैनर एंड फॉर द शेक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि हम अच्छे से सोच पाते हैं कि क्या हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है या नहीं, एक सिस्टमैटिक मैनर में। फॉर वट वी आर स्टडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, किस चीज़ के लिए हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ रहे हैं? टू स्टडी स्टेट एंड गवर्नमेंट, स्टेट और गवर्नमेंट को समझने के लिए। स्टेट का क्या मतलब है? कंट्री। ठीक है, स्टेट और गवर्नमेंट को समझने के लिए, ह्यूमन को जानने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे आइडियाज़ और फीलिंग्स को हम देख पाते हैं कि हमारी सोच कितनी डिफ़र करती है। हमारे ओपिनियंस और आर्ग्यूमेंट्स को पॉलिश करने के लिए, और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए, और ज़्यादा वी कैन से एडवांस करने के लिए, अपने आप को एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि राइट टू वोटिंग, इस चीज़ के बिहाफ पे अवेयर करने के लिए हम पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब पॉलिटिकल थ्योरी का एम क्या है, क्या मकसद है पॉलिटिकल थ्योरी का? द एम ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज़ टू एनेबल द सिटीजन टू थिंक एंड एनालाइज कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इशूज़। अब पॉलिटिकल थ्योरी का मकसद क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी का क्या मकसद है कि सिटीजन लोग सोच पाए और देख पाए कि करंट पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या हैं। उनको समझने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी हमें पढ़ाई जाती है। पॉलिटिकल थ्योरी इम्पॉर्टेंट है। ये पॉलिटिकल थ्योरी का मकसद है कि सिटीजन्स लोग सोच पाए और समझ पाए क्या क्या पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। उस सिनेरियो को समझने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी एग्जिस्टेंस में आई। अब पॉलिटिकल थ्योरी का क्या क्या स्कोप है? रेलिवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, क्या रेलिवेंस है पॉलिटिकल थ्योरी का? कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, पीस एंड सिक्योरिटी, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, डेवलपमेंट, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, ये चीज़ समझाना इज स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी और रेलिवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि हम इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। और ये क्या है? ये बेसिक्स है हमारे पॉलिटिक्स के, तो इनको समझने के लिए हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं। सो यही था आपका चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो पार्ट 1 भी आई होप आपने देख लिया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।